कैसे हाल चाल है? सो हमारा जेईई मेन का वन शॉट रिवीजन जो चल रहा था उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कुछ वीडियोस अपन ने अपलोड कर दिए थे, ठीक है। आज जो कहानी अपन स्टार्ट करेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है और क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जेईई मेन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले बात आती है फोटोन की, ठीक है। फोटोन की बेसिक कहानी हमको वैसे मालूम है कि फोटोन क्या है, लाइट की जो एनर्जी है, उस लाइट की एनर्जी का जो एक पैकेट है, उस पैकेट को हम कहेंगे फोटोन, ठीक है। प्लैंक साहब ने एक क्वांटम थ्योरी दी थी और क्वांटम थ्योरी में प्लैंक साहब ने ये बताया था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे से पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और एक पैकेट को हम कहते हैं लाइट का क्वांटम या फोटोन, ठीक है। Photon is a packet of energy emitted from a source of radiation. Photons are carrier particle of electromagnetic interaction. Second point है कि photons travel in straight line with speed of light. कि photon straight line में चलेगा, light की speed से चलेगा, vacuum में उसकी speed हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The energy of photon, photon की energy equals to h nu, nu को हम लिख सकते हैं c/λ, lambda is the wavelength, nu is the frequency और E equals to mc square भी लिख सकते हैं, mass हो गया, ठीक है। When u is the frequency, lambda is the wavelength, h is the Planck constant. The effective or motion mass of photon is given by, photon का मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो m equals to E/c square, E को मैंने लिख दिया h nu, तो मैं इसको h/λc भी लिख सकता हूँ मास अगर कैलकुलेट करने की बात है तो। फोटोन का मोमेंटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो p equals to mc, इसको मैं E/c भी लिख सकता हूँ, E को मैं h nu लिख सकता हूँ, इसको मैं h/λ भी लिख सकता हूँ, तो मैं P इक्वल्स टू h/λ भी लिख सकता हूं। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आगे काम आएगा जहां पर वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन की बात आएगी, ठीक है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। इफ E इज द एनर्जी ऑफ सोर्स इन जूल, देन नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड कितना होगा, टोटल एनर्जी जो सोर्स से निकली है वो अगर E है, एक फोटोन की एनर्जी अगर h न्यू है तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द सोर्स विल बी E/h न्यू और हम लिख सकते हैं न्यू को c/λ, तो E/λ/hc लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। वेरी गुड। एक दो बातें और फोटोन से रिलेटेड। Intensity of photon is defined as amount of energy carried per unit area per unit time. Amount of energy, ठीक है सब। अब पहली बात तो ये समझ लेना कि ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें से क्वेश्चन जेईई में बने हुए हैं, इसके आगे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भी। Intensity of photon is defined as the amount of energy carried per unit area per unit time. किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में फोटोन की फॉर्म में कितनी एनर्जी पहुंच रही है उसको हम कहेंगे लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। और पावर कैरिड पर यूनिट एरिया, या फिर हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि यूनिट एरिया पर कितनी पावर आ गई। तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, एनर्जी अपॉन में एरिया साथ में टाइम। ये जो एनर्जी अपॉन टाइम है इसको मैं पावर भी कह सकता हूं। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। अब ये IP इक्वल टू h न्यू, दैट इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन A इंटू P। ये क्या कहानी है, पहले इनके नाम समझ लेना। स्मॉल n है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने फोटोन्स पहुंच रहे हैं उसको हम स्मॉल n कह रहे हैं। n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, p इज द पावर ऑफ सोर्स, a इज द एरिया ऑफ सरफेस। ये एक्सप्रेशन हमारे पास में किस तरह से आया, एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो h न्यू, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है। मान लो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कैपिटल N है तो टोटल एनर्जी हो गई है NH न्यू, ठीक है। अगर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी को एरिया से डिवाइड करूंगा, टाइम से डिवाइड करूंगा, तो ये जो N/AT है इसको अगर मैं स्मॉल n लिख देता हूं तो ये वाली कहानी बन जाती है। तो स्मॉल n इक्वल्स टू हो गया है कैपिटल N/AT, मतलब नंबर ऑफ टोटल फोटोन्स अपॉन में एरिया अपॉन में टाइम। अब ध्यान से यहां पर पढ़ लेना, स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। n इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स,
ठीक है, बेसिक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो कि अगर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी को एरिया और टाइम से डिवाइड कर दो या फिर पावर को एरिया से डिवाइड कर दो, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम को ही हम पावर कहेंगे। ठीक है, अब इसको तुरंत अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। किस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर मुझे वेवलेंथ दिया हुआ है 900 नैनोमीटर और जो इंटेंसिटी दी हुई है वो है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द बीम, द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग थ्रू एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड। एरिया की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, मतलब यूनिट एरिया हो गया, यूनिट टाइम हो गया। इंटेंसिटी हमारे पास में ये है, वेवलेंथ हमारे पास में ये है। कैलकुलेट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड। इसका मतलब मुझे स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इंटेंसिटी इक्वल्स टू एन एच न्यू हमने लिखा था, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एन एच न्यू को मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्बडा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ आ जाएगी। लैम्बडा की वैल्यू नैनोमीटर में तो 900 इंटू 10⁻⁻9 कर दूंगा तो 9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। ये लैम्बडा की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻7 आ गई। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। एन मुझे कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी मुझे गिवन है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज पुट करने के बाद में स्मॉल n को मैं कैलकुलेट कर दूंगा। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताऊं, कैलकुलेशन का काम थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है। एच सी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25 अप्रोक्सीमेटली ये आती है। h की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है। तो कहीं अगर तुम्हें hc की वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो, मतलब hc की वैल्यू पुट करनी हो, तो डायरेक्ट तुम 2 इंटू 10⁻⁻25 लिख दो और तुम्हारा hc की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपने को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन एवरेज फोर्स, ठीक है, वैल्यू नोट करता हूं कि फोर्स की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन दी हुई है, इज एक्सर्टेड बाय अ लाइट वेव ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सरफेस का एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं चाहूं तो 30 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। देखेंगे कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं। ड्यूरिंग 40 मिनट ऑफ टाइम स्पेंड, टाइम दिया हुआ है 40 मिनट का। 40 मिनट का मतलब अगर सेकंड में मैं बात करूंगा तो 40 इंटू 60 कर दूंगा तो 2400 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट जस्ट बिफोर इट फॉल्स ऑन द सरफेस इज वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी फ्लक्स। ठीक है, तो एनर्जी फ्लक्स का मतलब है इंटेंसिटी। कहीं पर भी अगर एनर्जी फ्लक्स बोला जाए तो समझ लेना इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली बेटा मुझे इसमें इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करनी है। फोर्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इस कहानी का क्या मतलब है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा P इक्वल्स टू U अपॉन C। ठीक है, ये तो एनर्जी हो गई और इक्वल्स टू PC हो गया, P का मतलब MC हो गया, तो वही MC स्क्वायर बन गया। अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो हमें ये लिखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो वहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अभी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात हो रही है तो हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या क्या वैल्यूज हमारे पास में है, एरिया आ गया है, टाइम आ गया है, फोर्स हमारे पास में है। इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी भाई, इंटेंसिटी है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। चलो जी, एरिया और टाइम की वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एनर्जी की वैल्यू कहाँ से लेकर के आएंगे, एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, फोर्स हमारे पास में दिया हुआ है तो फोर्स से एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी। देखो, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर अपॉन में 80। ठीक है, ध्यान से देखना, MC इंटू C अपॉन 80 लिख दूं, ये आ गया है P मतलब मोमेंटम, तो P इंटू C अपॉन 80। मोमेंटम अपॉन टाइम की अगर बात करेंगे तो
तो ये आ जाएगा फोर्स। तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, P अपॉन टी को लिख दिया मैंने फोर्स इनटू में C अपॉन में एरिया। वेरी गुड। तो I इक्वल्स टू F इंटू सी अपॉन ए। एज पर कंडीशन मेरे पास में ये फॉर्मूला बन गया, तो मैंने फोर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो F इंटू सी अपॉन ए, एफ की वैल्यू मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास, सी की वैल्यू मैं जानता हूं, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैरायटी समझ में आ गई कि इंटेंसिटी से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन बना और किस तरीके से उसको डील करना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना बेटा इस चीज को। ये तो बेसिक इंटेंसिटी से रिलेटेड बात हुई। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, पॉइंट्स में समझा देते हैं। The phenomena of emission of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency fall on it is called photoelectric effect। ठीक है, किसी मेटल की सरफेस पर जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है और इसी फेनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। 4 पॉइंट इससे रिलेटेड है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। उनकी वजह से जो करंट होगा उसका नाम फोटो करंट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन। ये क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फोटोन वाली बात करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझ सकते। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से समझा जाता है जिसमें पार्टिकल नेचर की बात हुई। द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्या क्या लॉ है फॉर ए गिवन मेटल। फर्स्ट लॉ ये कहता है, या फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझ लेना है क्योंकि आगे ग्राफ्स की बात होगी, तो ग्राफ्स में ये पॉइंट हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट कहना क्या चाहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। लाइट की इंटेंसिटी का मतलब समझो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द सरफेस। किसी भी सरफेस पर जो फोटोन्स आ रहे हैं उनका नंबर, अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। कहीं भी अगर मैं कहूंगा कि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया या चेंज किया तो समझ लेना नंबर ऑफ फोटोन्स को चेंज कर दिया। और एक फोटोन अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, तो जितने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। फॉर ए गिवन मेटल देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटोन एमिशन इज पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बहुत बेसिक बात है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व, इनफैक्ट होगा ही नहीं। Above threshold frequency, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron is independent of intensity of incident radiation, but is directly proportional to frequency of incident radiation. ठीक है, maximum kinetic energy of emitted photoelectron, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सीधी सी दो बातें हो गई हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करूंगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड नहीं है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे ही फोटोन को इंसिडेंट करोगे वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा।
आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस दिए थे, ठीक है। यहाँ पर भी वही बेसिक डेफिनेशंस पर थोड़ी सी डिस्कशन है कि आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वन फोटोन with a loosely bounded electron in which photon is completely absorbed by electron। एक फोटोन पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ऐसा मान कर चले। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर हमारी बात हो गई कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा मतलब कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम वेवलेंथ इज मैक्सिमम, इफ फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम वेवलेंथ इज मिनिमम। सो अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा हूं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। सो अगर मैं वेवलेंथ पे बात करूंगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। तो जैसे मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह करके, उसी तरह से मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन कर दूंगा मैक्सिमम वेवलेंथ कह करके। रेस्ट द डेफिनेशन इज सेम। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। वर्क फंक्शन का मतलब हुआ कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। The minimum energy required for emission of electron from a metal is called work function. Work function is related to the threshold frequency, that is phi equals to h nu naught, where nu naught is the threshold frequency. So phi equals to h nu naught आ गया। Some part of incident energy equal to work function is used to remove an electron from metal and remaining is given to the electron as its kinetic energy। फोटोन की फॉर्म में जो भी लाइट आ रही है उस लाइट की जो टोटल एनर्जी है वो एनर्जी दो तरीके से यूटिलाइज होती है। उस एनर्जी का जो एक पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज में आता है, दैट इज वर्क फंक्शन। और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस करने के बाद जो एनर्जी है उसके इक्वल होगी। यहाँ पर आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस भी लिखे। क्या इक्वेशंस है समझने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अगर मैं कहूं कि फोटोन जो आया उसकी एनर्जी h न्यू है, वर्क फंक्शन w या phi जिससे भी आप इसको डिनोट करो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो phi प्लस ke मैक्सिमम इक्वल्स टू h न्यू। यहाँ पर तो phi या w इक्वल्स टू ke मैक्स को मैंने ये लिख दिया, वर्क फंक्शन को मैंने h न्यू नॉट लिख दिया, इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, h को कॉमन लेकर के न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकता हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ गई। न्यू को मैंने सी अपॉन लैम्डा लिखा, न्यू नॉट को मैंने सी अपॉन लैम्डा नॉट लिखा, सी को मैंने कॉमन लिया, एस सी ब्रैकेट में ये आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ई वी एस। अब ये वी एस है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जानते होंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब हुआ कि वो मिनिमम पोटेंशियल जिसको अप्लाई करने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाए, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन सामने वाले इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंच पाए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर मैं देखूं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू ई वी एस, तो मैं ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये। अब ये एक इक्वेशन को बेटा प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, आप उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है और क्या कैलकुलेट करने के लिए क्या है, अपन उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से वी मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, 2 उधर चला जाएगा, m अपॉन में आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। लैम्डा की फॉर्म में अगर बात करनी तो ऐसे कर सकते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ये आ जाता है, ठीक है। अब इनको स्पेसिफिकली अलग अलग सारी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे बेसिकली कहानी समझ में आ रही है कि दिस इक्वल्स टू दिस। अब इसको एज पर रिक्वायरमेंट हम मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके का बना। अ मेटल एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर, ठीक है। एक मेटल पर जो लाइट हमने इंसिडेंट किया उसका वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर एंड एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। सर्टेन काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, चलो ठीक है। The maximum kinetic energy of photoelectron doubles when the light of wavelength 500 nanometer is used। जब हमने ये वेवलेंथ लिया तो मान लो काइनेटिक एनर्जी है x, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी x। अभी हमने वेवलेंथ कर दिया है 500 नैनोमीटर, वेवलेंथ हमने डिक्रीज कर दिया है तो एनर्जी इंक्रीज हो गई, एनर्जी इंक्रीज हो गई तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी
इंक्रीज हो रही होगी और क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की डबल हो गई है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। एससी की ये वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन नहीं हो तो ये वैल्यू आप याद रख लेना, आपकी कैलकुलेशन को इजी बना देगी। वैल्यू से पहले यूनिट को याद रखना। होता क्या है जनरली कि हम ये वैल्यू याद रख लेते हैं, यूनिट याद नहीं रखते। यूनिट इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने एससी कैलकुलेट किया है 1230, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है। सो अगर मेरे पास में वेवलेंथ नैनोमीटर में होगा तो मैं उसको नैनोमीटर में ही ले लूंगा, क्योंकि यहाँ यूनिट मेरे पास नैनोमीटर में आ रही है। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से काम आएगा। तो वर्क फंक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, ये लैम्बडा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये लैम्बडा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, नहीं, टोटल जो एनर्जी है, ठीक है, एच न्यू, या मैं इसको लिखता हूं ई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब फर्स्ट केस में अगर बात करूं तो एस सी अपॉन लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई एक्स, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में अगर बात करें तो एस सी अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 5 और प्लस में काइनेटिक एनर्जी आ गई है मैक्सिमम की 2x। दो इक्वेशंस मेरे पास में बन गई है। ठीक है, 5 मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x को गायब कर देते हैं। x को गायब करने का तरीका क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, फिर इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इधर 5 वाली कहानी बचेगी, इधर एस सी लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 की कहानी बचेगी। एच सी की वैल्यू 1230 हम लिख देंगे कॉमन लेकर के, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 को नैनोमीटर में ही पुट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा 5 की वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसलिए 5 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रम। ये जो लाइट आ रही है इसका वेवलेंथ हमें दिया हुआ है। ठीक है, लाइट का वेवलेंथ हमें दिया हुआ है लैम्बडा इक्वल्स टू 4500 एंगस्ट्रम। ठीक है, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 मिली टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर कर रहा है जो 2 मिली टेस्ला है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड इफ इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। सर्कुलर पाथ का रेडियस है 2 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दूंगा 2 × 10⁻³ टेस्ला, ये आ गया 2 × 10⁻³ मीटर। मैग्नेटिक फील्ड में वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर एंटर कर रहा है। सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड ये लिया और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एंटर कर रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। अब ये क्वेश्चन बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की कहानी भी क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं उसमें बता देता हूँ कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर एंटर करता है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस आता है वो mv/qb आता है। ठीक है, r = mv/qb। क्वेश्चन में कैलकुलेट कराया है वर्क फंक्शन, तो उस सरफेस जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकला था उस सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, लैम्बडा ये है, b ये है, r ये है, 5 मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, पहले यहां पर बात कर लेते हैं, r = mv/qb। r की वैल्यू ये हो गई, m इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ठीक है, v मुझे नहीं पता, qb वेवलेंथ दिया हुआ ना, q हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, b की वैल्यू ये आ गई है। मैं चाहूं तो यहां से mv ही पूरा कैलकुलेट कर लूं, m की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां से मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर मैं आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, तो एनर्जी E = वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख दी। एनर्जी क्या लिखेंगे, दैट इज hc/λ = 5 + ke मैक्सिमम। ठीक है, hc की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो मैंने बताई थी 2 × 10⁻⁻25
और लैम्बडा की वैल्यू 4500 एंगस्ट्रम है, इसको मैं मीटर में चेंज कर दूंगा तो 45 × 10⁻⁸ मीटर आ जाएगा। फाई मुझे कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूं तो इसको मैं p²/2m भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने मोमेंटम कैलकुलेट किया है इसलिए मैंने इसको p²/2m लिख दिया। p की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, m इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, hc की वैल्यू पुट कर दी, लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी है, वर्क फंक्शन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, ये हमारा आंसर जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है बेटा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके अपना ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद अ लाइट वेव इज गिवन बाय। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। यहां भी टी और यहां भी टी है। इक्वेशन की अगर हम बात करें तो sin ω t sin ω t, इसका मतलब ये ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो ω1 की वैल्यू हो गई है 6 × 10⁵, दैट इज इक्वल्स टू 2π। पहली फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं ν1, तो यहां से ν1 की वैल्यू आ गई है 6 × 10⁵/2π। ऐसे ही यहां से अगर बात करें तो ω2 = 9 × 10⁻, सॉरी ये 15 है, ये 15 है तो यहाँ पर ये मैंने 15 कर दिया, तो 9 × 10⁻15 और ये आ गया 2π ν0, और यहाँ से ν2 = कैलकुलेट करूंगा तो 9 × 10⁻15 अपॉन में 2π कर दूंगा बेटा। तो मेरे पास में दोनों फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। क्या करना है आगे भी देखते हैं। h की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू दे रखी है 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बेटा दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, इसका मतलब दो फ्रीक्वेंसी के फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें और वही हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखे तो E = 5 + KE मैक्सिमम। ठीक है, फाई की वैल्यू तो फिक्स हो गई 2.50। मुझे एक बहुत बेसिक चीज समझ में आती है कि अगर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो यार मैं इसको भी मैक्सिमम लेकर के चलूंगा, क्योंकि तो कांस्टेंट है। इसका मतलब मुझे एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो दोनों में से चेक कर लेता हूं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी ज्यादा आएगी, उसी को मैं कंसीडर कर लूंगा। ν2 की वैल्यू ν1 से ज्यादा है, तो ν2 को काम में लेकर के एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा, दैट इज h ν2। h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रख लेना क्योंकि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमें दी हुई है, तो इस वैल्यू को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4.14 × 10⁻⁻15 पुट करूंगा, ν2 की वैल्यू 9 × 10⁻15 अपॉन 2π पुट कर लूंगा, तो ये वैल्यू मेरे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। फाई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ही, डिफरेंस ले लेना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपके पास में दो फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर लेना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तभी एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। When light of frequency twice the threshold frequency is incident on the metal surface, मतलब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डबल है। इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज v1। तो अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है वो v1 आ रही है। When the frequency of incident radius is increased to 5 times the threshold value, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 5 टाइम्स कर दूं, मान लो ये ν1 थी और ये ν2 कर दी है, अब मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स कर दिया, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स v2। तो अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो v2 आ जाती है। इफ v2 इक्वल्स टू x v1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसमें v1 है और इसमें v2 है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा लो, E इक्वल्स टू 5 + हाफ mv मैक्स स्क्वायर। फर्स्ट केस में अगर अप्लाई करूंगा तो h2 ν0 इक्वल्स टू h ν0 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में अगर बात करूंगा तो h 5 ν0 इक्वल्स टू h ν0 प्लस में हाफ m v2 स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से v1 की बात होगी, यहाँ से v2 की बात होगी,
V1 और V2 का रिलेशन निकाल लेना, तो V1 या V2 इक्वल टू समथिंग इंटू V1 आएगा, और समथिंग का नाम ही x होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपके पास में इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। पहले की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है, बाद की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है। दो बार फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अप्लाई करके दो इक्वेशंस बना लो, V1 और V2 को कैलकुलेट कर लो, दोनों का रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट K1 एंड K2 बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन टू मोनोक्रोमैटिक बीम्स ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस पर दो अलग अलग लाइट के बीम हमने इंसिडेंट किए हैं। एक बार जो वेवलेंथ है λ1 है, दूसरी बार में अगर बात करें तो वेवलेंथ λ2 है। एक बार अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी K1, दूसरी बार में बात करें तो K2। तो λ1 पर K1 है और λ2 पर K2 है। λ1 और λ2 में ये रिलेशन है, तो K1 K2 का रिलेशन पता लगाना है, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना करना क्या है। जब ये वेवलेंथ है तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जब ये वेवलेंथ है तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वही मैंने इक्वेशन लगाया, E इक्वल्स टू फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले दोनों केसेस के लिए अपन इसको लिख लेते हैं। ये आ गया मेरे पास में SC अपॉन λ1 इक्वल्स टू फाई, और प्लस में ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये मेरे पास में है K1। ठीक है, दूसरी में मैं बात करूंगा तो SC अपॉन λ2 फाई प्लस K2, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास में 2 है। ठीक है, अब मुझे K1 और K2 का रिलेशन चाहिए, K1 और K2 का रिलेशन चाहिए, और कुछ 3 वाली बात तो होगी। 3 वाली बात क्यों होगी? क्योंकि λ1 और λ2 में रिलेशन दिया हुआ है। ये जो λ2 है, ये λ1 को 3λ2 कैसे भी कर लो, इसको मैं 3λ2 लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन आ जाएगा SC अपॉन 3λ2 इक्वल्स टू 5 प्लस K1। बेटर होगा कि इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लें, मतलब इसको फर्स्ट इक्वेशन मत कहो, इक्वेशन तो सही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने वाली बात है, तो यहाँ पर 3λ2 है। ठीक है, अब मुझे K1 और K2 के बीच में रिलेशन चाहिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लाओ, या यहाँ से 3 को हटा दो। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, ये कैंसिल हो जाएगा अपना। ठीक है, तो SC अपॉन λ2 SC अपॉन λ2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 फाई आ जाएगा, और ये रिलेशन आ जाएगा। अब 1 में से 2 को या 2 में से 1 को माइनस कर लो, किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो इधर माइनस करने पर तो 0 आ जाएगा। 3 फाई माइनस 5 करूंगा तो 2 फाई आ जाएगा, प्लस में 3K1 माइनस का K2 आ जाएगा, तो K2 इक्वल्स टू 3K1 प्लस 2 फाई आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हुई? अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये कैंसिल होकर के 0 होगा। 3 फाई माइनस 5 करूंगा 2 फाई आया, 3K1 माइनस K2 किया तो K2 इक्वल्स टू 3K1 माइनस 3K1 प्लस 2 फाई आया, K2 इक्वल्स टू, इसका मतलब जो K2 की वैल्यू है 3K1 से ज्यादा है, क्योंकि प्लस में 2 फाई आ रहा है। सो K2 इज ग्रेटर देन 3K1, मतलब K1 इज लेस देन K2 बाई 3। अब अपने को ऑप्शन देखना है, K1 इज लेस देन K2 बाई 3, ऑप्शन आ गया अपने पास में। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बन रहा है, तो अपने को फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपने को केवल ये देखना है कि कौन सी वैल्यू किससे कम आ रही है, किससे ज्यादा आ रही है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ प्लस कर रहा हूं तो K2 आ रहा है, मतलब K2 की वैल्यू 3K1 से ज्यादा आएगी, तो K2 ग्रेटर देन 3K1 लिख करके फिर मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन बात करें तो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 6.4 × 10⁻⁻5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 6.4 × 10⁻⁵ वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो जी, तो 6.4 × 10⁻⁵ और पर मीटर स्क्वायर में अगर बात करेंगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6.4 × 10⁻⁻1 आ गया। ठीक है, इसको मैं 0.64 भी कर सकता हूं, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इंटेंसिटी आ गई। इज कंप्राइज्ड ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू 310 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ है वो 310 नैनोमीटर है। ठीक है, इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल, वर्क फंक्शन गिवन है फाई इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस का। ठीक है, इफ 1 × 10⁻³ फोटॉन्स इजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 10⁻³ फोटॉन्स मतलब 1000 फोटॉन्स जो गिरेंगे उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली अपने को ये कैलकुलेट करना है कि कितने फोटॉन्स टोटल आ रहे हैं, फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इंटेंसिटी मेरे पास में ये है, लैम्बडा ये रहा, फाई ये रहा, ए ये रहा। बेसिक चीज पर बात करते हैं कि इंटेंसिटी हमको दी हुई है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी अपॉन एरिया और साथ में टाइम। इंटेंसिटी मेरे पास, एरिया मेरे पास में, टाइम की बात हो रही है
1 सेकंड के लिए बात हो रही है, टी की वैल्यू 1 सेकंड आ जाएगी। यहां से मैं ई कैलकुलेट कर सकता हूं, E इक्वल्स टू आई ए टी, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हो गई 0.64, ए की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू पावर -4 कर दूं, टी की वैल्यू 1 हो गई है, तो 64 इंटू 10 टू पावर -6 आ गया। ये हमारे पास में एनर्जी आ गई है, ठीक है। एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है, फाई की वैल्यू हमें दे रखी है, और 1 सेकेंड 300 इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास में है, वेरी गुड। ये हमारे पास में टोटल एनर्जी आई है। अब जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझ लेना। ये हमारे पास में टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हुई है वो आई है। लैम्बडा हमें दिया हुआ है, तो यहां से हम एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एच सी अपॉन लैम्बडा। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितना आ रहा है। टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स इज दिस, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज दिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन में कैसे कैलकुलेट करूंगा, टोटल एनर्जी को इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास में नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप संभाल लेना, एचसी की वैल्यू वही 2 इंटू 10 टू पावर -25 पुट कर देना। लैम्बडा की वैल्यू 310 नैनोमीटर है, मीटर में आप चाहो तो उसको चेंज कर लेना। नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एन की वैल्यू आएगी, जस्ट टू क्लियरिफाई कि 10 टू पावर 9 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फोटोन्स 10 टू पावर 9 आया, क्वेश्चन ये कहता है कि 10 टू पावर 3 फोटोन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब 1000 फोटोन आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 1000 से एक निकल रहा है तो 10 टू पावर 9 से कितना निकलेगा, तो सिंपल मैथ्स है कि 10 टू पावर 3 से अगर एक निकल रहा है तो 1 से निकलेगा 1 अपॉन 10 टू पावर 3, और 10 टू पावर 9 से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 10 टू पावर 6 आएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास में 6 आ जाएगी। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूं कि दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। एग्जांपल लेकर के मैंने आपको आगे की कैलकुलेशन समझाई है कि आगे कैलकुलेशन होगी किस तरीके से। बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास में इंटेंसिटी दी हुई थी, एरिया दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, वहां से हमने टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया। फिर वेवलेंथ हमारे पास था तो हमने एक फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट किया। टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से हमने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ फोटोन्स आए। फिर हमने ये मैथ्स लगा करके और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए, उसको 10 टू पावर x से कंपेयर कर दिया। एचसी की वैल्यू चाहो तो ये भी यूज में ले सकते हो, ठीक है, ले लेना, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू नैनोमीटर में है, यहाँ पर भी है नैनोमीटर में, तो डायरेक्टली इसको काम में ले लेना। अब यहाँ पर एचसी की वैल्यू 1240 कर दी है, तो 1230 1240 यही चलती है। कहीं नहीं दी हो तो 1230 के आसपास लेकर के आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। तो ये वैल्यू अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो कैलकुलेशन का बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो रहा है ग्राफ का, किस चीज का ग्राफ, किसके वेरिएशन के साथ में किस चीज को हमने कांस्टेंट लिया, ठीक है। 5-6 तरीके के ग्राफ है, ध्यान से समझ लेना। ये तो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक प्रैक्टिकल सेटअप हुआ कि यहाँ पर हम फोटोन्स को इंसिडेंट करेंगे, सामने इलेक्ट्रोड है जिस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। ये हमारा माइक्रोमीटर हो गया करंट को मेजर करने के लिए, कम्यूटेटर होगा पोलरिटी को चेंज करने के लिए। यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। कम्यूटेटर से हम चाहें तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, मतलब यहाँ का पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी किया जा सकता है। और ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर हुआ जिससे हम पोटेंशियल की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो पोलरिटी को चेंज करने के लिए कम्यूटेटर हो गया और पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमारे पास में पोटेंशियल डिवाइडर हो गया, ठीक है। अब पहला ग्राफ है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का, ठीक है। अब ये सेगमेंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था और मैंने बोल दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। ये कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से समझनी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी। तो अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा जाए तो एक ही बात हो गई क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ भी मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी इंटेंसिटी से कोई वास्ता नहीं है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया बात। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो चाहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, इंटेंसिटी के साथ में ग्राफ कांस्टेंट वाला आएगा। यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, मतलब हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बात की, ठीक है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी कर लो और समझ लो कि अगर मैं पोटेंशियल 0 रखूंगा, इसके पोटेंशियल की बात हो रही है, ए के पोटेंशियल की बात हो रही है, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसके पोटेंशियल को 0 रखूंगा तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके पास में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी
जिसकी वजह से वो इस इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएंगे और उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा और माइक्रोमीटर में रीडिंग आएगी। तो जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ ना कुछ तो करंट की वैल्यू मिल गई। अब जैसे जैसे मैं इसके पोटेंशियल को पॉजिटिव करूंगा ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंचेंगे उनका नंबर इंक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होने के साथ में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो जीरो पोटेंशियल पर करंट कुछ था, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाऊंगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। आगे जाकर के जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 100 फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे और इसका इतना पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब उसके बाद में अगर मैं इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज भी करूंगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर करंट पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट जो हो जाती है उसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब नेगेटिव साइड में बात करते हैं कि अगर मैं इसका पोटेंशियल नेगेटिव करूंगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन लगेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हुई। जैसे जैसे मैं इस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन इंक्रीज होगा। रिपल्शन इंक्रीज होने के साथ में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने वाले कम होते चले जाएंगे, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगी और एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट विल बी जीरो। ये हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी ν1 लेकर के चल रहे हैं। तो ν1 के लिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बना। ठीक है, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके ν2 कर दूं, मैंने यहां से लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। ठीक है, तो उसी तरह से तीन पार्ट में देखो, जीरो पर, पॉजिटिव पर और नेगेटिव पर। अब अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो मैंने फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी। फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जीरो पोटेंशियल पर भी पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा हो गई। तो यहां पर मुझे करंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिल गई, ये देखो ध्यान से। फिर वही पॉजिटिव पोटेंशियल अगर इंक्रीज करूंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा और सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन करंट की वैल्यू मैंने सेम ली है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो मैंने फोटोन की एनर्जी इंक्रीज की। फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि मैंने इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं किया। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो पहले भी 100 फोटो इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 100 फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो पहले जो सैचुरेशन करंट था वो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने पर आया, अभी भी जो सैचुरेशन है वो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने पर आएगा। तो सैचुरेशन करंट तो वही मिलेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर बात करूं तो नेगेटिव होने के साथ में करंट की वैल्यू डिक्रीज तो हो ही रही है। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो पहले से ज्यादा है क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। आप चाहें तो इस चीज को इक्वेशन से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होने के साथ में इस नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इफेक्ट आया, सैचुरेशन करंट पर कोई इफेक्ट नहीं है। आगे ऐसे ही एक ग्राफ अलग अलग इंटेंसिटी पर मिलेगा, तो लॉजिकली उसको यहीं पर समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ, सैचुरेशन करंट पर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा तो सैचुरेशन करंट पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी अगर मैंने इंक्रीज की तो फोटोन का नंबर इंक्रीज हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हुआ। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हुआ तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं इंटेंसिटी अगर चेंज करूंगा तो मैंने फोटोन की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, सैचुरेशन करंट सेम है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पूरे सेगमेंट को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, सैचुरेशन करंट सेम है। अलग अलग इंटेंसिटी पे बात करूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, सैचुरेशन करंट डिफरेंट होगा। एक ग्राफ यहां पर भी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ में। ये तो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से अपन को पता लग ही जाएगा कि एनर्जी E इक्वल्स टू 5 प्लस के ई मैक्स हम लिखते ही हैं, या स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में अगर बात करें तो EVS लिख सकते हैं। ठीक है, E की वैल्यू होगी हमारे पास में h न्यू होगी, हमारे पास में h न्यू नोट, तो हमारे पास में EVS इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नोट आ गया। ये मैं इसको लिख दूं h न्यू माइनस h न्यू नोट। ये हमारे पास में कांस्टेंट आ गया। अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्म बना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। इसका मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोनों का रिलेशन स्ट्रेट लाइन है। इन द सेम वे अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उनका रिलेशन भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, n की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगी, c की वैल्यू नेगेटिव है तो इस एक्सिस को नेगेटिव पर इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ नेगेटिव पर इंटरसेक्ट किया, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई।
तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ चाहिए तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इस स्लाइड में 4 ग्राफ डिस्कस किए हैं, होपफुली ये हमको क्लियर होंगे। आगे 2-3 ग्राफ और हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, इनमें से एक ग्राफ तो हमने इंटेंसिटी के साथ जो वेरिएशन वाला था वो हमने डिस्कस कर ही लिया, वो यहाँ पर देख लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी आई रखी है, 2i रखी है, इंटेंसिटी आई और 2i रखी है। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू देखो, अगर मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आकर के यही मिलना है। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग जगह से स्टार्ट करके आगे एक ही जगह पर मिल जाना है। अलग अलग इंटेंसिटी पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग है और एक जगह मिल जाना है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सैचुरेशन करंट की अगर बात करें तो इंटेंसिटी के साथ रिलेशन क्या है, जो हमने डिस्कस किया था और हमारे पॉइंट्स में भी लिखा हुआ था कि जो सैचुरेशन करंट है, ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, number of photo electrons increases, saturated current increases. So this is directly proportional to this. Saturated current is directly proportional to intensity. In that case the graph will be straight line. Clear? ये वही stopping potential और frequency अपन बना चुके हैं। यहाँ पर एक स्लोप वाली बात है, उसको देख लेना ध्यान से। इसका क्वेश्चन 1-2 बार आया भी है, थोड़ा सा गौर करना इस पे। ए और बी 2 मेटल मैंने लिए, दोनों के लिए अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी। दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बट इंटरेस्टिंग ये कि दोनों पैरेलल आएंगे। पैरेलल क्यों आएंगे? क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था तो हमारे पास में ई वी एस इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट था, तो वी एस इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट, तो स्लोप की वैल्यू एच अपॉन ई आ रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, किसी भी मेटल के लिए ड्रॉ करोगे, ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आएगा, लेकिन सारे स्ट्रेट लाइन का स्लोप एच अपॉन ई आएगा, दैट इज अ कांस्टेंट। एच और ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो सबका स्लोप कांस्टेंट आएगा। इसलिए जितने भी मेटल्स के लिए आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन आएगा और सारे स्ट्रेट लाइंस पैरेलल आएंगी। इसका मतलब सारे स्ट्रेट लाइंस का स्लोप सेम आएगा एंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप विल बी एच अपॉन ई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर। एक छोटा सा पॉइंट और है, दिमाग में रख लेना, फोटो सेल इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो सेल को हम काम में लेते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। If source is at a distance r from the photocell, then the saturated photo current I is inversely proportional to square of distance from the source, I proportional to 1 upon r square। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के, सॉरी, जो सैचुरेटेड करंट होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये केवल याद रखना, अपने दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए, कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन आंसर दे सके। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है सामने। द फॉलोइंग फिगर शोज few data points in a photoelectric effect experiment for a certain metal, the minimum energy for the ejection of photoelectron from its surface। डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला, मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो हमसे वर्क फंक्शन की बात कर रहा है कि वर्क फंक्शन कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें ये दे रखी है। ग्राफ किस किस का है, सबसे पहले इस चीज को देख लेना। ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप सबसे पहले ये देख लिया करो कि ग्राफ किस किस क्वांटिटी के बीच में है। सो यहाँ पर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। एक बात और नोटिस करना कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10⁻14 है, इसका मतलब ये अगर 5 है, 6 है, 7 है तो इट डजंट मीन कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5, 6, 7 है। इनटू में सबके 10⁻14 लगाना है। जैसे यहाँ अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, चलो जी, ए बी सी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, अब की मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मतलब वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो फाई की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होगी? इसको अगर मैं गौर से देखूं तो शायद ये न्यू नॉट होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये यहाँ पर इस एक्सिस को, फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस को, ये जो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो मेरे पास में न्यू नॉट की वैल्यू आ गई है ग्राफ से, दैट इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, और मुझे फाई कैलकुलेट करना है तो फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। एच की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दी है, या यहाँ से कोई और डाटा कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वर्क फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन तो ग्राफ से रिलेटेड और भी आ सकते हैं, बट बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी है कि स्ट्रेट लाइन क्यों बनी, उसमें स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, नेगेटिव साइड में कट करेगा। ये बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है,
केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से अपन ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरह से मुझे क्वेश्चन के साथ में डील करना है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस के लिए लिए हैं और केवल एक आइडिया देने के लिए दिए हैं कि भाई कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में उसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो होपफुली जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे आएंगे भी। ढंग से देख लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ठीक है, बट ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि केवल और केवल इन्हीं क्वेश्चंस पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, डेटा चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर का हमें वन शॉट रिवीजन पहले चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल करके दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक का वन शॉट रिवीजन, क्योंकि मैं मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस लेकर के चलूंगा। ठीक है, मैंने मेरा एक सीक्वेंस बना रखा है और अब ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो हमारी तैयारी हो रही है ये अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए तैयारी हो रही है, तो कंटिन्यूएशन में ये वन शॉट रिवीजन के वीडियोस अपने चलते रहेंगे। आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक लगता है, कोई चैप्टर लगता है कि सर हमें इसके अगर वीडियोस पहले मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर एक जैसे टॉपिक से रिलेटेड व्यूज आए तो अपन उस पर बना लेंगे, रैंडम अगर आए तो फिर मैं मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। बाय।